हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में हम सीडीपी का जो अगस्त पिछली दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर पूछा गया था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर को डिस्कशन करने से हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न आता है और क्या कुछ किस प्रकार की लैंग्वेज पूछी जाती है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और किस अप्रोच के साथ हमें पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की इस पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता का श्रेय को देते हैं। तो इसमें योग्यता और अच्छी किस्मत या कठिन कार्य को योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता और लास्ट ऑप्शन है हमारा योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, योग्यता और अपर्याप्त कोशिश को। क्योंकि जो महारत उन्मुक्त विद्यार्थी होते हैं वे स्वयं निर्धारित मानकों के हिसाब से काम करते हैं, यानी उनके खुद के एक स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब उनका खुद का एक लेवल होता है अपना, और उसमें महारत हासिल करते हैं। ये शिक्षार्थी नए कौशल विकसित करने, सुधार करने और ज़्यादा ज्ञान हासिल करने पर फोकस करते हैं। मतलब जो अच्छे लेवल के मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं वो नया ज्ञान सीखने के प्रति उनका रुझान रहता है, ज़्यादा ज्ञान कैसे हासिल करें इस पर उनका फोकस होता है। तो वो चाहते हैं कि उनकी योग्यता बढ़े, उनकी कोशिश बढ़े, और अपर्याप्त कोशिश यदि उनकी तरफ से होती है तभी उन्हें असफलता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर होगा। आगे बढ़े हम। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन है, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम चॉकलेट जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। इसमें प्रोक्सिमो जो शब्द होता है, प्रोक्सिमो यानी समीप, इसका अर्थ होता है समीप या फिर पास, और डिस्टल का अर्थ यानी दूराभिमुख जो होता है डिस्टल, उसका अर्थ होता है दूर। जन्म से 5 वर्ष लेकर जन्म पूर्व 5 महीने से लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर ही होता है, यानी कि जो पूरा शरीर है पहले यहाँ से इस प्रकार से बाहर की ओर बनना स्टार्ट होता है ना। और इसी प्रक्रिया को हम समीप दूराभिमुख प्रक्रिया कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल की प्रक्रिया कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहले जो पेट या फिर छाती का विकास होगा, फिर बाहों का यानी भुजाओं का विकास होगा, और अंत में उंगलियों का विकास होगा। यानी पहले ये पूरा मिडिल पार्ट बनेगा, और मिडिल पार्ट बनने के बाद फिर उनके हाथ विकसित होंगे। हाथ विकसित हुआ तो हाथ के बाद उनकी उंगलियां विकसित होंगी। तो इस प्रकार से एक बच्चे का निर्माण होता है। इस प्रकार मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह कथन इसको सही साबित करता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए राइट रहेगा, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। वाइगोत्स्की जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, वो मानते थे कि जो बच्चों का सामाजिक अंतक्रिया, उनके विकास में सामाजिक अंतक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते थे।
साथ ही अधिगम तब होता है जब बच्चे समाज के लोगों और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वही सोशल इंटरेक्शन वाली बात आ जाती है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे स्वयं से बात या निजी भाषण करते हैं, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं, है ना। सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए निजी भाषण की अवधारणा का प्रयोग करते हैं और अपने को स्वयं को निर्देशित करते हैं कि मुझे क्या कार्य करना है, इसीलिए वो निजी भाषण यानी सेल्फ टॉक करते हैं। कई बार हम भी ऐसा कार्य करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करने के बाद ये कार्य करना है, तो इस प्रकार से हम खुद को भी इस प्रकार से कई बार दिशा देते हैं। तो यही सेल्फ टॉक बच्चे भी स्वयं के लिए करते हैं। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? कौन सा ऑप्शन सामाजिक संचार में चुनौतियाँ आती हैं उसे स्पष्ट करता है? तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशील विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में यानी सेरेब्रल पल्सी, और स्वलीन क्रम विकार में, या फिर अधिगमात्मक विकलांगता में। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीन क्रम विकार, स्वलीन क्रम विकार, ये वाला ऑप्शन इसके लिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देख लेते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है, यानी जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखाई देता है। इस विकार में सामाजिक संचार, सीमित रुचियाँ और दोहरावपूर्ण व्यवहार के साथ लगातार चुनौतियाँ शामिल होती हैं। इस विकार के कारण लोगों को सामान्य सामाजिक संबंधों को विकसित करने में कठिनाई होती है, यानी कि जो व्यक्ति स्वलीन यानी स्वयं में लीन होगा तो वो सामाजिक संचार कैसे पाएगा, सामाजिक संबंधों को कैसे मजबूत कर पाएगा। तो उसकी रुचियाँ सीमित होती हैं, उसका व्यवहार दोहरावपूर्ण होता है, मतलब रिपीटेशन उसमें देखने को मिलता है, और सामाजिक तौर पर भी उसमें जो संबंध स्थापित करने की बात होती है, एक दूसरे से जुड़ने की बात होती है, उसमें भी कमी दिखाई देगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है हमारा वाइगोत्स्की के सीखने और विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? आलम्बन का उदाहरण है, आलम्बन यानी कि स्कैफोल्डिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। कई बार हमको जब हिंदी शब्द समझ नहीं आता है क्वेश्चन का, तो अपने को जो इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ होता है उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी सहायता लेकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हमें बेहतर क्वेश्चन को समझने में और अच्छे से सोल्व करने में सहायता मिलती है। तो इसमें अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। क्या अभी प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। आलम्बन का उदाहरण हमको चाहिए यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। किसी कार्य को पहले तो आप छोटे छोटे चरणों में डिवाइड कीजिए, फिर आवश्यकता अनुसार उन्हें स्कैफोल्डिंग यानी सहायता प्रदान कीजिए। तो वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को पहले छोटे छोटे चरणों में तोड़ते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना जो होता है उसे हम आलम्बन कहते हैं। आलम्बन को अपन मचान या फिर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। स्कैफोल्डिंग इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग ही वर्ड आएगा और हिंदी में इसे पाड़ भी बोलते हैं, मचान भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड इसके आ जाएंगे। जिसमें उन्होंने वाइगोत्स्की ने बताया था कि शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में जो हम अस्थायी मदद देते हैं उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कई बार बच्चों को कुछ चीज़ें सीखने में इशू आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि उन्हें थोड़ी सी हेल्प प्रदान कर देते हैं, जिससे उनकी हेल्प हो जाती है और वो थोड़ा
आसानी से और जल्दी से और सही तरीके से चीज़ें सीख जाते हैं। हिंट दे देते हैं हम एक प्रकार से, ह्यूमन है तो थोड़ी बहुत उन्हें गाइड कर देते हैं। आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लेखन वैकल्य की विशेषताएं, यानी डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है। क्या डिस्ग्राफिया में विलंबित गति कौशल होता है, यानी डिलेड मोटर स्किल, या लिखित दोहराव में चुनौती होती है, या फिर पढ़ने के प्रभाव में कमी होती है, या फिर दोहरावपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित कार्य में चुनौती, यानी डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग डिस्ग्राफिया। ग्राफ से आप याद रखिएगा कि लिखने से संबंधित जो विकार होगा उसको अपन डिस्ग्राफिया कहेंगे, लिखित कार्य में चुनौती, डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिया वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए शिक्षक को। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करती है। कि ऐसी जानकारी पर हमें ध्यान देना चाहिए। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना चाहिए। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधन की समस्याओं में विभाजित करना चाहिए, या फिर समस्या संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो काट दीजिए आप, क्योंकि समस्या से रिलेटेड यदि अपन एक ही पहलू पर ध्यान करें केंद्रित यदि अपन करते हैं तो समस्या को अपन बेहतर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और उसका जो राइट सॉल्यूशन होना चाहिए उसकी तरफ अपन नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें अपन उसका कुछ ऐसा समाधान ढूंढ लेंगे जो सही तरीके से नहीं होगा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसी जानकारी भी ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। तो पूर्वाग्रहों की जहाँ पर बात की जाती है, विश्वासों की जहाँ पर बात की जाती है, तो वहाँ पर अपन नेगेटिव सेंस बन जाता है। समस्या को एक विशिष्ट तरीके से हल करना, विशिष्ट यानी जो रटा रटाया बना बनाया तरीका है उस पर भी अपने को कम फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधकीय समस्याओं में अपने को विभाजित करना चाहिए और फिर उन्हें हल करना चाहिए। एक बड़ी समस्या है उसी छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 एक को सॉल्व करते जाइए। तो ये अच्छे समस्या समाधान करने में शिक्षक इस प्रकार से उनकी सहायता कर सकता है, ये तरीका उन्हें बता सकता है। आगे बढ़े अपन तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और कारण अभिकथन का। इसमें कथन हमारा दिया हुआ है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर जब भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो आप पहला वाक्य पढ़िए और दूसरे वाक्य से पहले आप क्योंकि ऐड करिए, फिर पढ़िए। क्योंकि समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानवीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानवीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसमें अपन ऑप्शन देखें तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए सही आर गलत, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। लास्ट है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये राइट है। लेकिन समावेशी कक्षा में पठ्य सामग्री के मानवीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण, क्षमा कीजिएगा मैं मानवीकरण पढ़ रहा था, मानकीकरण क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो चला आ रहा है उस पर बात की जा रही है। तो
ये अपनाना सही नहीं, क्योंकि छात्र अलग अलग टाइप के होते हैं और उनका मानकीकरण लचीलेपन को सीमित कर देगा। यानी कि एक छात्र की सीखने की क्षमता अलग है, दूसरे छात्र की सीखने की क्षमता उससे अलग है। तो चीज़ें छात्रों के स्टैंडर्ड और उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनकी लेवल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर लचीलेपन पर आधारित होने चाहिए, ना कि मानकीकरण। यानी कि सभी के लिए एक ही प्रकार का यदि हम परीक्षण रख देंगे तो वो एक सटीक तरीका नहीं होगा उनकी पाठ्यचर्या के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। आगे अपन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है रचनावादी दृष्टिकोण से आशय की बात की जा रही है। पर रचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है? तो व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोई स्लेट पर संघों को लिखना है। हमारे दिमाग की कोई स्लेट पर संघों को लिखना क्या ही सीखना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग इज एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग करंट अंडरस्टैंडिंग। यानी सीखना हमारी जो वर्तमान समझ है, अभी तक जो हमें समझ में आया है, जो अपने को अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उसमें विस्तार करना है, उसको एक्सटेंड करना है और परिवर्तन, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको और बेहतर करना है। ये होता है सीखना, ये होता है कंस्ट्रक्टिव व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव व्यू सीखने का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर यदि हम बढ़े तो ये भी असर्शन एंड रीजनिंग का ही एक और क्वेश्चन आता है हमारा, कथन और कारण वाला। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन है ए सही, आर गलत, ए और आर दोनों गलत, या फिर ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन को समझते हैं। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। हाँ, यदि इफेक्टिव टीचर होगा, वो उसका पढ़ाने का तरीका बेहतर होगा तो शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन के बारे में भी, उनके बारे में भी जानेगा, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उससे भी परिचित होगा और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उससे को शिक्षार्थियों को भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के प्रति जागरूक करेगा। साथ ही सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, सीखना सोशल इंटरेक्शन में ही होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मीनिंगफुल लर्निंग इज़ प्राइमरी नॉट। अब ये नोट दिया हुआ है, नोट को नोट कीजिए आप। नोट करना एट द सेंस ये है, कई बार अपन इस नहीं को ठीक से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और इस कारण हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो नोट पर ध्यान रखना है आपको। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जानकारी को क्या रटाने के बारे में नहीं है, क्या निर्माण करने के बारे में नहीं है, अवधारणा को समझने के बारे में नहीं है, कौशलों का विकास करने के बारे में नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात तो की जाती है मीनिंगफुल लर्निंग में, अर्थपूर्ण, है ना। डेवलपिंग लर्निंग की भी बात की जाती है, विकासात्मक, क्योंकि डेवलप होना चाहिए बच्चे का उसकी स्किल्स का। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट बच्चा सीख रहा है उसके बारे में उसकी समझ डेवलप हो। मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, तो जहाँ पर मेमोराइजेशन की बात आ जाएगी, मेमोराइजिंग की, जहाँ पर रटने की बात आ जाएगी, वो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, और वो हमारा आंसर
नहीं होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। मीनिंगफुल लर्निंग जानकारी को रटाना नहीं है। आगे यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अपना रीज़न और असर्शन वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए, क्योंकि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं। सही, ए सही, आर गलत, ए और आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ए आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें देखें तो शिक्षिका को क्या अपनी कक्षा के लड़कों को तो बोलना चाहिए कि आप खेल में भाग लो, लड़कियों को बोलना चाहिए कि आप मतलब ड्राइंग बनाओ, कला से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं आर्ट से रिलेटेड उनमें आप पार्टिसिपेट करो। क्या इस प्रकार की बायसनेस चलेगी? क्या इस प्रकार की रूल सोच चलेगी? नहीं, ये नेगेटिव जा रहा है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यह कारण भी गलत हो रहा है, क्योंकि लड़कों लड़कियों में कुछ जैविक भिन्नताएं होती हैं, लेकिन ये भिन्नताएं रुचियों और क्षमताओं को सीमित करने का कारण नहीं बनती। उनकी बायोलॉजिकल रहती ही नहीं चीज़ें डिफरेंट, लेकिन जेंडर के आधार पर उनमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ये भी अपना नेगेटिव जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, ए और आर दोनों रॉन्ग हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। अगला है हमारा पेडागोजी को सोल्व करते टाइम आपकी एक ये सोच भी होनी चाहिए कि आप पेडागोजी यानी पी से पेडागोजी और पी से पेडागोजी और पी से पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि नेगेटिव आंसर्स नेगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं और अपन कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो पॉजिटिव माहौल से जाते हैं। तो नेगेटिव हमेशा अपना आंसर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आंसर पॉजिटिव फ्रेमवर्क में जाना चाहिए। अपनी थिंकिंग इसे सॉल्व करते वक्त ये होनी चाहिए। काइनेस्थेटिक लर्नर प्रीफर टू लर्न थ्रू, मतलब गति संवेदी जो शिक्षार्थी होते हैं वे किस चीज़ के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? क्या वे देखने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, छूने यानी टचिंग के माध्यम से, या फिर करने और चलने फिरने के माध्यम से डूइंग एंड मूविंग, या फिर सुनने के माध्यम से वो सीखना पसंद करते हैं? तो काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं वो किसी कार्य को डूइंग एंड मूविंग के द्वारा सीखना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। और इन्हें काइनेस्थेटिक लर्नर या फिर स्पर्श शिक्षार्थी भी अपन कहते हैं। ये लोग व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं, शारीरिक अभ्यास करना इन्हें पसंद होता है और ये चीज़ों को हाथों से छूकर उनसे खेल कर सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर यदि हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जब एक मूर्तिकार में किस प्रकार की उच्च बुद्धि क्षमता होगी, तब वह अपनी बुद्धि का प्रयोग बेहतर कर पाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पर मूर्तिकार के संबंध में बात की जा रही है कि मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि का प्रयोग अपन करता है मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रकृतिवादी स्थानिक, सेकेंड है ट्रांजिटिव स्थानिक, और तार्किक गति संवेदी, और या फिर स्थानिक गति संवेदी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक गति गणितीय और गति संवेदी। वैज्ञानिक तार्किक गणितीय
बुद्धि का प्रयोग करेगा, है ना। और मूर्तिकार किसका प्रयोग करेगा, वो करेगा गति संवेदी। गति संवेदी यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि वो आकृति प्रदान करेगा मूर्ति को, है ना। किस प्रकार की मूर्ति उसको डिज़ाइन करना है, तो उस प्रकार से मूर्तिकार में अपने को गणित, गति संवेदी और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट में तार्किक गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि होती है। नेक्स्ट अपन पढ़े, आगे बढ़े तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। क्या इंक्लूसिव नीड्स टू प्रमोट थ्रू लचीला पाठ्यक्रम हो, क्या पृथक्करण और नामीकरण किया जाना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम हो या गम्य इमारतें हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो समावेशी शिक्षा के लिए अपने को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला पाठ्यक्रम तो चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम, सहयोगात्मक यानी कोऑपरेटिव लर्निंग भी चाहिए, और गम्य इमारत यानी एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, ज्ञान का निर्माण भी हो। लेकिन पृथक्करण और नामीकरण, सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग, इस पर अपन बात नहीं करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ों को पृथक नहीं करते, अपन नामीकरण नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार की लेबल नहीं देते हैं, सेग्रेगेशन नहीं करते हैं अपन इंक्लूसिव लर्निंग में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे अपन बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ दे एक्सपीरियंस, मतलब बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर से सीखते हैं। क्या अनुभव करते हैं, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता यदि वे रखते हैं तो अच्छा अनुभव करते हैं, बेहतर रूप से सीखते हैं वे। सीखने के लिए मध्यम स्तर का यदि उत्साह रहता है तो अच्छा बेहतर रूप से सीखते हैं। या फिर उच्च स्तर की प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की चिंता होती है तब बेहतर सीखते हैं। या फिर अधिगम में विवशता यानी हेल्पलेसनेस होती है तब अच्छा सीखते हैं। तो इसको तो आप काट दीजिए, विवशता वाली बात नेगेटिव जा रही है। प्रदर्शन के लिए गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, निम्न स्तर की सतर्कता यदि रहेगी तो भी मिस्टेक्स होने की ज़्यादा संभावना बनती है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह या फिर प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। तो प्रदर्शन से रिलेटेड तो कोई बात होगी नहीं यहाँ पर, प्रदर्शन यही प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की चिंता ज्ञान बात हो रही है ना, चिंता की बात हो रही है, तो इसे भी अपना नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए मध्यम स्तर का मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, मध्यम स्तर का उत्साह यदि होगा तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 साल के बच्चे गति कौशलों का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसमें यदि अपन ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन है ए सही, आर गलत, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए और आर की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों सही है, और ए आर सही, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। ए और आर दोनों सही हो, और ए और आर, ए की व्याख्या आर सही तरीके से करता है। समझते हैं, 5 से 6 वर्ष के या कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो मोटर स्किल अभी उनकी विकसित हो रही होती है ना। और यदि हम उन पर दबाव डालते हैं तो हम उनके विकास को बाधित कर सकते हैं, उन्हें इंटरप्शन कर सकते हैं उनके विकास डेवलपमेंट में। तो इसलिए उनको सीखने में
दबाव नहीं डालना चाहिए कि आपको इसी प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से करना है। उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेना चाहिए। इसका कारण देखिए तो बच्चे 5 से 6 साल ये उनके सीखने के लिए अधिक उपयुक्त उम्र होती है और ये गतिक कौशल 5 से 6 साल में सीख रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। आगे अपन बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है पूछने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो ढो कर थक चुके थे, इसलिए बारिश हो रही है। वो सिया ऐसा उत्तर देते हैं। तो ये बच्चों की अपनी खुद की घटनाओं की व्याख्याएं है ना। तो इसमें अपन ऑप्शन देखते हैं। ऐसी व्याख्याएं क्या चित्रित करती हैं? चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। स्पष्ट करती हैं कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वैश्विक तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, क्योंकि ये घटना हमें संकेत देते हैं कि बच्चों में सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ तो होती है, लेकिन वो उसी समझ के अनुसार वे घटनाओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो वो अपनी अवधारणाएं बनाते हैं कुछ, है ना। इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विथ विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स। मतलब जो उनकी अवधारणाएं रहती हैं उसके अनुसार वो और अन्य घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आगे अपन बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो एक सतत निरंतरता के रूप में, एक कंटिन्यूस कॉन्टिनम के रूप में, 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर के रूप में उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसका वर्णन किया है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा ये हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया कि 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण पियाजे ने बताए हैं। अब 4 चरण उन्होंने कौन कौन से बताए हैं उनके बारे में भी अपन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 4 चरण उन्होंने कौन कौन से बताए हैं। तो पियाजे ने जो पहला चरण बताया है, पहला चरण, उसमें उन्होंने नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज उसे नाम दिया है और ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा बताया है उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई उन्होंने 2 से 7 वर्ष के लिए। तीसरा चरण बताया है उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको उन्होंने 7 से 11 वर्ष तक बताया है। फोर्थ एंड लास्ट उन्होंने बताया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त इनफॉर्मल बोलेंगे हमें, इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था उन्होंने बताई है। तो इसकी जो उम्र बताई उन्होंने 11 से 15 वर्ष के रूप में बताई है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार की स्टेजेस पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में बताई है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताई है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा,
विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। ऋषभ जो 7 वर्षीय लड़का है उसने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि ऋषभ एक लड़का था और उसने गुड़िया उठाई थी, इसलिए उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, यानी कि जेंडर रोल है उसके बारे में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं टीचर, तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया टीचर को, कौन सा रिएक्शन टीचर को देना चाहिए बच्चों के इस प्रकार हंसने पर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे ना आप, जेंडर वाइज बात हो रही है। तीसरा है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं, ये सही है। अपनी पसंद का खिलौना चुना है ऋषभ ने, ना कि गुड़िया या गुड्डा कुछ भी चुना है। तो पसंद के आधार पर कार्य होगा यहाँ पर, ना कि जेंडर के आधार पर। और बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, और विकास की कौन सी अवधि कहलाती है। क्या प्रोत्साहन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, उत्प्रेरक अवधि, कुटलेखन अवधि, इंसेंटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, स्टिमुलस पीरियड या एनकोडिंग पीरियड। तो विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के परिवर्तन, डेवलपमेंट टर्म्स एंड टाइम फ्रेम वेयर इंडिविजुअल वॉल्स एंड हैवी फ्लाइट सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर इंसेंटिव के प्रति संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वो कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। ये विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, क्रिटिकल पीरियड। चुनौतीपूर्ण अवधि क्या होती है? विकास के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण अवधि वह होती है जब एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जिससे वो कुशलतापूर्वक विशेष कौशलों को विकसित कर सके। तो इसमें चुनौतीपूर्ण अवधि हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अपन। शिक्षकों को ध्यान, न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकास से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। मतलब जो बच्चे ठीक से फोकस नहीं कर पाए, अटेंशन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जो बच्चे जूझ रहे हैं, उन छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान किस प्रकार से शिक्षक को रखना चाहिए। विकर्षण और शोर करने पाठ्यक्रम किस चीज़ से बचना चाहिए? क्या विकर्षण और शोर से बचना चाहिए, यानी कि क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन एंड मेकिंग नॉइसेज, इससे बचना चाहिए, या पाठ्यक्रम सामग्री में लचीलापन देना चाहिए? लचीलापन तो नहीं हो, क्योंकि लचीलापन से और बेहतर होगा, इससे तो बचने की जरूरत ही नहीं। कार्य को छोटी आसान से प्रबंधित भागों में तोड़ना चाहिए, इससे भी कार्य आसानी से होगा, क्योंकि कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़कर फिर कार्य को पूरा कर रहे हैं। बहुसंवेदी सामग्री यानी यूजिंग मल्टीपल सेंसरी मटेरियल, इससे भी हेल्प ही होगी। तो किस चीज़ से बचना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए? तो विकर्षण और शोर, क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन एंड मेकिंग नॉइजेस, इस चीज़ से बचना चाहिए। तभी जो ADHD वाले बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, जिनको ध्यान कक्षा में ध्यान
से बैठने में, ध्यान से पढ़ने में दिक्कत आती है उनमें मदद हो पाएगी। आगे अपन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 23, लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या तर्क दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग के तर्क के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्या लॉरेंस कोलबर्ग ने ऐसा तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। क्या बच्चों में नैतिक विकास में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, क्या ऐसा कहा है। क्या नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, क्या ऐसा कहा है। क्या बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, क्या ऐसा बताया है। तो निरंतर रूप से होता है ऐसा कुछ नहीं बताया है। सांस्कृतिक अंतर होते हैं ये भी कुछ नहीं कहा है। बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। लॉरेंस कोलबर्ग का जो सीधा सा सिद्धांत था उसमें था कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। मोरल डेवलपमेंट occurs प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इसमें यदि हम बात करें तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाएं उन्होंने कौन कौन सी बताई थी। एक तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, एक पारंपरिक अवस्था बताई थी उन्होंने, है ना, और लास्ट बताई थी उन्होंने उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी अपने सिद्धांत में, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। आगे यदि हम बढ़ें तो कोलबर्ग ने विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसा कौन सा चरण है। जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने 3 चरणों की बात की है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ये गैर पारंपरिक तो चरण है ही नहीं इसमें, है ना। तो उन 3 चरणों में से ऐसा कौन सा चरण है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी यानी पारंपरिक सही हो जाएगा। कोलंबर के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ऐसी सोच, दूसरा जो चरण होता है पारंपरिक, इसमें सही और गलत की अवधारणा विकसित हो जाती है। सामाजिक नियमों, सही और गलत की अवधारणा में संबंधित सामाजिक नियमों की स्वीकृति आवश्यकता है। यानी समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है उसको देखकर वो सही और गलत की अपनी अवधारणाएं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे अपन बढ़े क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5 = 9 तो बता देता है, और 9 - 5 = 4 भी बता देता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है इसको समझाने में वो असमर्थ रहता है। तो ये किस प्रकार की सोच को दर्शाता है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है कि उसका वो अर्थ से नहीं समझा पा रहे हैं। तो इसमें ही जीववादी सोच क्या है, एनिमिस्टिक थिंकिंग, या फिर अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबिलिटी सोचें, आत्मकेंद्रिता यानी इगोसेंट्रिज्म है, या फिर परसेप्चुअल कंसंट्रेशन यानी अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इरिवर्सिबिलिटी यानी अपरिवर्तनीयता। यानी कि 4+5 9 तो वो बता पा रहा है ना। 4+5 9 हो रहा है, लेकिन 9 - 5 4 हो रहा है। ये आंसर तो बता पा रहा है, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है वो नहीं बताया है। इरिवर्सिबिलिटी की उसमें मिसिंग चीज़ हो रही है। नेक्स्ट यदि हम देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि नेगेटिव है, तो ये तो कट जाएगा। छात्रों से दूरी बनाएगा शिक्षक, जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल देगा, तो फिर अध्ययन में अधिगम का मत तो क्या हो जाएगा, अधिगम कैसे होगा। क्योंकि एक लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से शिक्षा हो सकती है। ये भी नेगेटिव ही जा रहा है, और दोनों नेगेटिव ही हमारे सेंस बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बहुत सरल था ये तो।
क्योंकि जहाँ पर बात आ जाती है एकाधिवारी दृष्टिकोण की, जहाँ पर बात आ जाती है छात्रों पर कार्य डालने की, जहाँ पर बात आ जाती है प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालने की, तो वहाँ नेगेटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव सेंस बनेगा उसका। आगे यदि अपन देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। आलम्बन जो शिक्षक प्रदान करते हैं, क्या उससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है? सीखने की प्रक्रिया में क्या उनकी बाधा उत्पन्न होती है इससे? अगला है लेवाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया, लेवाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता है, तो बाधा डालता है बता रहा है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अगला है कि लेवाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सकते हैं। पर्यावरण से तो उनका संपर्क होता है, लेकिन उसमें कोई हेरफेर नहीं करते हैं, उससे अंतक्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, दोनों इसमें भी रॉन्ग हो जाएंगे। आगे यदि अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से भारी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन सा कारक करता है? अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, ये भारी अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ये तो आंतरिक हो जाएगी। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी आंतरिक हो जाएगी। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, ये भी आंतरिक हो जाएगी, जबकि बात बाहरी की हो रही है। तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती हैं, और वातावरणीय परिणाम यानी बाहरी परिणाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। कौन कौन से ऐसे दो सेंसरी मोटर स्टेज में माइलस्टोन हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए? जीववाद और परिवर्तन है क्या, या फिर वर्गीकरण और क्रमबद्धता है, या फिर वस्तुनिष्ठता और स्थगित अनुसरण है, या फिर प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमन तर्क है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफरेंस इमिटेशन, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में मील के पत्थर साबित होते हैं। और क्योंकि संवेदी कामक जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से इसमें सीखते हैं। इस अवस्था के दौरान वे चालन क्रिया विकसित करते हैं, है ना, और साथ ही अपने वातावरण और चीज़ें इनसे कैसे संबंधित के बारे में सीखते हैं कि वो वातावरण से कैसे संबंधित है, चीज़ें कैसे संबंधित है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड रेफरेंस इमिटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सीडीपी का जो दिसंबर 2024 में पेपर आया था उसका भी लास्ट क्वेश्चन। बच्चों के बारे में बात हो रही है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। ये तो नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव का कभी आंसर नहीं हो सकता, इसको काट दीजिए। दूसरा देखिए, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नीति तय करते हैं। देखते हैं वो सामाजिक संस्कृति संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें बड़े होते हैं। हाँ, यानी कि हमारे समाज का तो बहुत प्रभाव पड़ता है हमारा। इंसान में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, तो खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में नहीं आते, कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते हैं, पूर्व जन्म का भी लेकर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नीति तय करते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होती है बच्चे हैं जिसमें वे बड़े होते हैं,
यदि बच्चे को एक बेहतर वातावरण मिलेगा, बेहतर आसपास का माहौल मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी बेहतर होगा, उसका विकास भी बेहतर होगा। यदि उसको वातावरण बेहतर नहीं मिलेगा तो उसका विकास भी उससे प्रभावित होगा। वहाँ की भाषा से, वहाँ के व्यवहार से, मूल्य कैसे है वहाँ पर, विश्वास किस प्रकार के सीखे उसने, उससे भी वो प्रभावित होगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा आज का CDP का सेशन कंप्लीट होता है। आगे आने वाले सेशन में हम और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, और साथ ही ये हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का पेपर आता है। साथ ही आपको बता दें कि हम कुछ समय बाद स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी थ्योरी की क्लासेस में आपको प्रदान की जाए। तो उसके लिए भी आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में से शेयर भी करें, ताकि बेहतर तरीके से हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा पाए और हमारी मेहनत आपकी सफलता में आपका सहयोग कर सकें, आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। और इस प्रकार ये आज का सेशन यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।